नमस्कार, मैं राजेश भारद्वाज आप सभी का क्लैट प्रेप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लैट प्रेप। आज है 23 ऑफ द जनवरी 2025 और जैसा कि आपको पता है कि हम डेली न्यूज एनालिसिस करते हैं, फैक्चुअल एनालिसिस करते हैं और उसके बाद 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करते हैं। तो चलिए उसी सीक्वेंस को कंटिन्यू करते हैं। आज कौन सा दिन है? तो आज है 23 ऑफ द जनवरी 2025। तो आज कौन सा दिन बनाया जाता है? तो आज कौन सा दिन बनाया जाता है, याद रखना। आप सभी लोगों ने सुना होगा कि हम जब आजाद हुए थे, है ना, 1947 में, तो उस आजादी की लड़ाई में हमने बहुत ज्यादा स्ट्रगल की होती है। बहुत सारे लोगों के बारे में आपने पढ़ा होगा, भगत सिंह के बारे में पढ़ा होगा, उनके ऊपर शहीद दिवस मनाया जाता है। महात्मा गांधी जी के बारे में पढ़ा होगा, है ना। ऐसे एक पर्सन थे, कौन? तो याद रखना, जिन्होंने नारा दिया था, आप नाम सुनते ही समझ जाओगे। उनका नारा क्या था? कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। समझ गए होंगे। मतलब आज क्या है? तो आज है पराक्रम दिवस। 23 ऑफ द जनवरी इज सेलिब्रेटेड एज द पराक्रम दिवस ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सुभाष चंद्र बोस एंड सुभाष चंद्र बोस वाज बोर्न ऑन 23 ऑफ द जनवरी 1897। ठीक है, उनकी डेथ कब हुई थी? ये क्वेश्चन मार्क ही आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि उनकी डेथ कब हुई थी। ठीक है, अब याद रखना, उनसे रिलेटेड आपने सुना होगा कि उन्होंने क्या किया था। उन्होंने आजाद हिंद फौज का फॉर्मेशन की होती है ना। तो सिंपल सा याद रखना, पहले जो है ना एक आर्मी बनी थी, इंडियन नेशनल आर्मी। ठीक है, उस इंडियन नेशनल आर्मी को बनाने वाला कौन था? मोहन सिंह। ठीक है, कौन था? मोहन सिंह ने उसको बनाया होता है। ठीक है, 1942 में। कहां पर बनी थी? सिंगापुर में बनी थी। ठीक है, सिंगापुर। और इसका जो प्रेसिडेंट था, वो प्रेसिडेंट किसको इलेक्ट किया गया था? तो प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया था रास बिहारी घोष। ठीक है, रास बिहारी घोष वाज अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द INA एंड मोहन सिंह वाज द कैप्टन, लीड कर रहे थे उसको। ठीक है, फिर क्या हुआ? 1943 में जो मोहन सिंह था, ही वाज कैप्चर्ड बाय द जापानीज आर्मी। और उसके बाद क्या हुआ? इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? आजाद हिंद फौज। ठीक है, तो सिंपल याद रखना, आजाद हिंद फौज की फॉर्मेशन हो जाती है। करने वाले कौन है? तो याद रखना, आपके सुभाष चंद्र बोस। नारा कौन सा था? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। कहां पर हो रहा है ये सेलिब्रेशन, पराक्रम दिवस? तो याद रखना, कटक उड़ीसा, क्योंकि ये कटक उड़ीसा में ही पैदा हुए थे, ध्यान रखना। तो वहीं पर इनका सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, सिंपल सा याद रखना। अच्छा, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि क्या कभी बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, क्या कभी सुभाष चंद्र बोस जी ने कांग्रेस की प्रेसिडेंटशिप की है क्या? तो हाँ, याद रखना, 2 बार की है। ठीक है, एक अगर आपसे पूछे क्या कभी महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस की प्रेसिडेंटशिप की थी क्या? तो याद रखना, हाँ, महात्मा गांधी जी ने भी कांग्रेस की प्रेसिडेंटशिप की होती है। कब की होती है? तो 1924 में, जब बेलगांव का सेशन हुआ था। हालांकि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि वो जेल के अंदर थी 1922 से 1928 के बीच में, क्योंकि 10 ऑफ द मार्च 1922 को उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। क्यों? क्योंकि चोरी इंसिडेंट हो जाता है। ठीक है, चोरी इंसिडेंट हो जाता है। और उसके बाद वो कब आते हैं? 1928। बट अपेंडिक्स की वजह से उनको बाहर आना पड़ता है और वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट बन जाते हैं। कब? 1924 में। कहां पर हुआ था? बेलगांव में। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। तो क्या सुभाष चंद्र बोस जी भी बने थे? हाँ, बिल्कुल बने थे। कब? तो याद रखना, एक बार बने थे 1938 में। और ये सेशन कहां पर हुआ था कांग्रेस का? तो याद रखना, हरिपुरा। ठीक है, कहां पर हुआ था? हरिपुरा में। और दूसरी बार बने थे 1939 में। ये सेशन कहां पर हुआ था? तो ये सेशन हुआ था, याद रखना, त्रिपुरी में। ठीक है, लेकिन इस सेशन के प्रेसिडेंट बनने के बाद, इलेक्ट होने के बाद, उन्होंने क्या किया? इसको रिजाइन कर दिया, छोड़ दिया। और उन्होंने क्या बनाया? तो फॉरवर्ड ब्लॉक ऑर्गेनाइजेशन की, या फॉरवर्ड ब्लॉक नाम के एक डिपार्टमेंट की, एक ग्रुप की फॉर्मेशन करते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक। तो याद रखना, फॉरवर्ड ब्लॉक वाज फाउंडेड बाय सुभाष चंद्र बोस इन 1939। He was also elected as the president of the Indian National Congress in 1938 and in 1939। ठीक है, और उनकी डेथ कब होती है? जब वो आ रहे थे एक दिन प्लेन के अंदर, तो उनका प्लेन क्रैश हो जाता है और उनकी हो जाती है डेथ। और डेथ किस दिन हुई थी, वो आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे। तो आज कौन सा दिन है? तो याद रखना, पराक्रम दिवस। चलिए चलते हैं आज की पहली और मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज के ऊपर। ठीक है, हालांकि सारी न्यूज हमारी इंपॉर्टेंट होती हैं, लेकिन हाँ, कुछ न्यूज के ऊपर हमें ध्यान से उनको समझना पड़ता है। जैसे नेशनल हेल्थ मिशन। व्हाट इज नेशनल हेल्थ मिशन? समझना, NHM। ठीक है, अब मान लो सरकार तुमसे पैसा कमाती है, सरकार यहाँ पर एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रही है, सरकार खूब पैसा कमा रही है, लेकिन लोगों की हेल्थ का ही ध्यान नहीं है। तो ये तो गलत बात है ना।
अगर लोग यहाँ पर रह रहे हैं तो लोग जिंदा कब रहेंगे? जब उनकी हेल्थ अच्छी रहेगी। हेल्थ अच्छी रखने के लिए कौन जिम्मेदार है? तो सरकार भी जिम्मेदार है। इवन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी रिस्पॉन्सिबल है। आपने पढ़ा होगा, बहुत बार पढ़ा होगा, हमारा जो आर्टिकल 21 है ना, हमारा जो फंडामेंटल राइट का मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल है 21, क्या कहता है? राइट टू लिव, है ना, जीने का राइट है। लेकिन कैसे जीने का राइट है? इन ए हेल्दी एनवायरनमेंट, ठीक है। और अगर मैं हेल्दी एनवायरनमेंट में रहूंगा तो मतलब मुझे अच्छा खाना मिलना चाहिए, मुझे अच्छा पानी मिलना चाहिए पीने के लिए, और मुझे अच्छी हवा मिलनी चाहिए। अगर मुझे तीनों चीजें अच्छी मिल रही हैं, देखो, या तो मैं दिल्ली में रहता हूं, ठीक है, अपने जीवन के 10-20 साल वैसे कम कर लिए मैंने। अगर मान लो भगवान ने मुझे कहा था बेटा 100 साल जिएगा और गलती से मैं दिल्ली में सेटल हो गया, तो ऑटोमेटिकली वो 80 तो वैसे हो चुका है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी आ रही है? किसकी वजह से? क्योंकि एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है। तो किसकी जिम्मेदारी है कि मेरी हेल्थ को मेंटेन रखे? तो सरकार की भी जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट की भी ड्यूटी है। तो आर्टिकल 21 मुझे ये कहता है कि ये मेरा फंडामेंटल राइट है, राइट टू लिव, जिसमें मुझे एक हेल्दी एनवायरनमेंट मिलना चाहिए, मेरे को खाना पीना पानी अच्छा मिलना चाहिए, ठीक है। बात समझ में आ रही है? अब मान लो कि किसी को कोई बीमारी हो जाए और किसी कारणवश से वो बीमार हो जाए, तो सरकार को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा उसके लिए। खाली इसमें लिखने से तो होगा नहीं। तो याद रखना, एक मिशन चलाया गया जिसका नाम क्या रखा गया? नेशनल हेल्थ मिशन। सिंपल सा याद रखना, क्या नाम रखा गया उसका? नेशनल हेल्थ मिशन, ठीक है, NHM। और जो NHM है बेसिकली कितनी बार चलाया गया? देखो, 2 है। एक पहली बार चला था रूरल उसके लिए ना, फिर चला था किसके लिए? ओवरऑल है उसके लिए, पूरे होल नेशन के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल समझना, सबसे पहले जो चला था वो कौन सा था? रूरल हेल्थ मिशन, जैसा मैंने अभी बताया। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन वाज स्टार्टेड इन 2005। जो गांव के लोग हैं, जो ग्रामीण लोग हैं, उनकी सेहत के लिए मिशन चलाया गया। देन चलाया गया नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन 2013। दोनों की डेट अलग अलग है, ध्यान रखना, ठीक है। रूरल 2005 में, अर्बन 2013 में, 2013 में, ठीक है। अब ये जो पूरा का पूरा मिशन चलाया गया नेशनल हेल्थ मिशन, इसके अंदर इंपॉर्टेंस समझ चुके होंगे आप इनकी, ठीक है। ये फोटो बीच में है ना, तो ऐसा कुछ नहीं है। अब इसके ऊपर क्या आया? इसका एक डाटा आया है निकल के, जिसमें बताया गया है द नेशनल हेल्थ मिशन हैज सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूटेड टू इंप्रूविंग इंडियाज पब्लिक हेल्थ इंक्लूडिंग लोअरिंग ऑफ द मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो। शायद ये मैंने कुछ दिन पहले डिस्कस किया था कि जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो क्या होता है कि जब महिला बच्चे को जन्म देती है तो कितने परसेंटेज महिलाओं की डेथ हो जाती है, और किसमें? 1 लाख के अंदर, ठीक है। शायद केरला वाला हमने मैटर डिस्कस किया था, आपको याद होगा, ठीक है। तो वो कितना रेशियो कम हुआ है वो सब इसमें बताया गया है, ठीक है। उसके बाद बात करता है किसकी? इंसिडेंस ऑफ द ट्यूबरकुलोसिस, टीबी। टीबी क्या होता है? आप सभी जानते हो कि टीबी आपके शरीर में किसी भी हिस्से में हो सकता है, ठीक है। लंग्स के अलावा बोन्स, मांस, किसी में भी हो सकता है। टीबी का टारगेट ईयर कौन सा है? तो 2025 इज द टारगेट एलिमिनेशन ईयर फॉर द टीबी। समझ गए? रिस्पॉन्सिबल कौन है? तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये भी हम जानते हैं। देन उसके बाद कौन सा आता है? सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया आप जानते होंगे, ठीक है। अभी जनवरी के लास्ट में उसका वो बनाया जाएगा, ठीक है, जिसके अंदर हमारी जो बॉडी होती है उसके अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है ब्लड के अंदर, उस हीमोग्लोबिन की शेप बदल जाती है बेसिकली। और शेप बदल जाती है तो क्या करता है? वहां पर क्लोटिंग होने लगती है, ठीक है। उससे बार बार क्या बदलना पड़ता है? ब्लड चेंज करने की नौबत आ जाती है। तो ऐसी बीमारियों को ठीक करने का काम इसके अंदर किया गया नेशनल हेल्थ मिशन। समझ गए? तो उसमें क्या क्या इंप्रूवमेंट हुई वो सब इसके अंदर डिस्कस की हुई है। थोड़ी सी 2-4 बातें हम इसके अंदर चेक कर लेते हैं, ठीक है। जैसे इसमें कहा गया द टोटल फर्टिलिटी रेट डिक्रीज फ्रॉम 2.3 इन 2015 टू 2.0 इन 2020। तो आपसे सिंपल पूछ लेगा, याद रखना क्वेश्चन यहीं से उठाए जाते हैं। आपसे डायरेक्टली पूछ लेगा कि 2015 में हमारे यहाँ पर MTR कितना था या TFR कितना था, टोटल फर्टिलिटी रेट, अब वो कितना हो चुका है। तो ये जो सारी की सारी बातें जस्ट याद रखनी है, ठीक है। अब चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर। जैसे इसमें कहा गया था प्रिवेंशन एंड रिडक्शन ऑफ एनीमिया इन वुमेन एज 15 टू 49 ईयर्स। 15 से 49 ईयर के बीच की जो महिलाएं होती है उसमें एनीमिया को कम करना इसका टारगेट था। प्रिवेंट एंड रिड्यूस मोर्टेलिटी एंड मोर्बिडिटी फ्रॉम द कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल इंजरीज एंड इमरजेंसी डिजीज। Reduce household outflow of pocket expenditure on total healthcare expenditure. Reduce annual incidence and mortality from the tuberculosis by half. ये सब इसके टारगेट थे, सिंपल सा याद रखना। It further noted that under NHM the maternal mortality ratio has declined by 83% since 1990, which is higher than the global decline of the 45%. तो आपसे पूछ लेगा इंडिया का मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो कितना कम हो चुका है लास्ट ईयर से, तो 1990
1990 के बाद से अब तक 83% कम हो चुका है। कुछ दिन पहले हमने डिस्कस भी किया था, केरला का टारगेट है 20 के अंडर रहे वो, ठीक है, सिंपल याद रखना। मोर ओवर द टोटल फर्टिलिटी रेट कितनी हो चुकी है, 2.3 से 2.0 हो चुकी है, यानी कि 2.0 बेसिकली ना, तो 2 हो चुकी है, जो कि ठीक नहीं है। हम काफी बार डिस्कस कर चुके हैं इन चीजों को, ठीक है। तो सिंपल से याद रखना, क्या है नेशनल हेल्थ मिशन, क्या है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। मैं फिर से दोबारा समझा देता हूं, लोगों की हेल्थ का ध्यान रखने के लिए कौन सी मिनिस्ट्री हो जाएगी, तो आप सभी जानते हो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। चलो मुझे कमेंट करके बताना कौन सी मिनिस्ट्री इसको काम करती है और कौन इसके आज के दिन मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर कौन है, ठीक है। आई थिंक न्यूज में लिखा था। नेक्स्ट देखते हैं, सेंटर अनाउंसेस हाइक इन एमएसपी फॉर जूट बाय 315 ए क्विंटल। अब देखो जो एमएसपी है ना, एमएसपी आपने बहुत बार ये नाम सुना होगा, एमएसपी एमएसपी एमएसपी, है ना। हम इसको एक बार दोबारा से अच्छे से एक बार डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एक्चुअल में है क्या, देखो मैंने कहा कि मैं कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है मेरी, ठीक है, और मैं उसके अंदर मार्कर बनाता हूं और मैं अपने मार्कर को मार्केट में रखता हूं, तो मैं कह देता हूं कि भाई इस पे एमआरपी है 20 रुपए, मैक्सिमम रिटेल प्राइस 20 रहेगा, इससे ज्यादा नहीं बिकेगी। तो जो एंड यूजर है, जो कंज्यूमर है, उसको 20 में ही मिलती है वो, समझ गए। अब मान लो मैं किसान हूं, मैं फार्मर हूं, तो कम से कम मेरे पास ये गारंटी होनी चाहिए कि मैं जब फसल उगाऊंगा तो उसको कोई ना कोई खरीदने वाला हो और मिनिमम इतने पैसे पर खरीद ले, तो उसे हम कहते हैं एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है। कि अगर किसान ने कल को फसल उगाई, देखो अगर वो इतनी फसल उगाएगा कि उसका घर परिवार खा सके, तो बेसिकली प्रॉब्लम ये क्रिएट हो जाएगी कि देश भूखा मर जाएगा, है ना। फिर तुम्हें बाहर से क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा, जो कि अच्छा नहीं है। तो किसान अगर ज्यादा पैदा कर लेगा तो किसान मंडी में भटकता रहेगा, भाई खरीद ले, तू गेहूं खरीद ले, चावल खरीद ले, बड़ी दिक्कतें हैं। तो सरकार ने कहा यार एक काम करते हैं, एमएसपी कर देते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। जैसे मान लो गेहूं का 1 क्विंटल का रेट 2000 रुपए किलो है, ठीक है, 2000 क्विंटल है ना रुपए। अब मान लो कोई किसान मार्केट में गया, अगर उसे मार्केट के अंदर कोई बढ़िया 2500 में खरीद रहा है तो बेच देगा। अगर वो बढ़िया कहीं नहीं मैं तो 1500 रुपए में ही खरीदूंगा, तो उसको घबराने की जरूरत नहीं है, उस फार्मर को, उस किसान को, क्योंकि सरकार ये गारंटी देती है कि भाई तुम मेरे पास, हम तुम्हें 2000 रुपए देंगे। तो एक सेफ जोन आ जाता है कि हाँ मेरी फसल बिक जाएगी, समझ गए। तो इसे हम क्या कहते हैं, एमएसपी। मैंने कहा था एक वो टाइम था जब हमारे पास कुछ भी नहीं था खाने पीने को, हम अमेरिका से गेहूं लेते थे, वो घटिया से घटिया गेहूं देते थे जो वहां सुअर खाते थे, PL 480। फिर हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन किया, और ग्रीन रिवॉल्यूशन करने वाले कौन थे, तो शायद आपने नाम सुना होगा, MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन जो है उनको हम क्या कहते हैं, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। इन्होंने हाइब्रिड बीज बनाए, इन्होंने रिवॉल्यूशन लाया, और आज दुनिया में सबसे ज्यादा वीट, सबसे ज्यादा ग्रेन प्रोडक्शन कौन करता है, इंडिया करता है। दुनिया हमसे खरीदती है ना। हम दुनिया से पहले मांगते थे, भीख मांगते थे, आज हम देते हैं दुनिया को। तो ये बेसिकली किसकी वजह से पॉसिबल हुआ, किसकी वजह से, ग्रीन रेवोल्यूशन। तो याद समझ में आ गया, हु इज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड, तो याद रखना नॉर्मन बोरलॉग को फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड कहा जाता है, एंड MS स्वामीनाथन इज नोन एज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। अब इन्हीं MS स्वामीनाथन जी ने कहा कि भाई, इन्होंने एक रिपोर्ट दी और कहा कि जो आप लोग MSP देते हो ना, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये कितनी दी जाती है समझना। ये पूरा मैटर काफी दिन से न्यूज में है। एक किसान प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं ना, वो हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं ना, आपने देखा होगा। जब लास्ट ईयर 2-3 साल से चला रहा है, 700-800 लोगों की डेथ हो चुकी है इस प्रोटेस्ट के अंदर। सरकार उनको दिल्ली नहीं आने देना चाहती, पंजाब और हरियाणा बॉर्डर पे ब्लॉक कर दिया जाता है। ये सब न्यूज पढ़ते हो गया आप, है ना। तो पूरे मैटर को एक बार डिस्कस करते हैं, होता क्या है, समझ गए। MSP का कॉन्सेप्ट क्या है, कि व्हाट इज MSP, ये समझ में आ चुका होगा, ठीक है, कि क्या होना चाहिए। अब होता क्या है, एक है इंडियन गवर्नमेंट, समझना, भारत सरकार, ठीक है। एक है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये बना था आपका जनवरी 1995 में, और इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, तो सिंपल याद रखना, इसका हेडक्वार्टर जेनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। इंडियन गवर्नमेंट कहती है कि हम तुम्हें देंगे C2 + 10%, ये हमें देते हैं, ठीक है। WTO कहता है नहीं, तुम इनको दोगे C2 + 5%, ठीक है। फिर आए MS स्वामीनाथन की रिपोर्ट, MS स्वामीनाथन रिपोर्ट, ठीक है, स्वामीनाथन रिपोर्ट कहा जाता है। इन्होंने कहा नहीं, तुम दोगे C2 + 50%, ठीक है। अब जो प्रोटेस्ट हो रहा है, ये जो पूरी कहानी हो रही है, वो किसके ऊपर हो रही है, C2 + 50 पे। अब C2 क्या होता है समझना, C2 का मतलब होता है C2 यानी कि A2 + FL,
अब कहोगे सर A2 क्या होती है? A2 का मतलब वो होता है वो पैसा जो उसकी प्रोडक्शन में लगा था, उसको बनाने में लगा था, जैसे फर्टिलाइजर्स तुमने यूज किए, पेस्टिसाइड तुमने यूज किए, ठीक है, तुमने कि जो जो चीजें उसको उगाने में तुमने बीज यूज किए, अच्छी क्वालिटी के सीड्स लेकर आए, जो भी लेकर आए, ये जितना पैसा तुमने खर्च किया, पानी लिया किसी से उधार, पानी नहीं है तुम्हारे पास, जो भी है, ये पैसा प्लस फैमिली लेबर। फैमिली लेबर का मतलब क्या है? मान लो किसी घर में 10 लोग हैं और 10 के 10 लोग मेहनत करते हैं, ठीक है, तो वो कहीं और किसी के खेत में मेहनत करते तो कुछ पैसा कमा कर लाते, है ना, समझना। उन्होंने अपने ही खेत में 10 लोगों ने मेहनत की तो पैसा उनको कौन दे? सरकार दे। बात समझ में आ रही है? तो इसे कहा गया फैमिली लेबर। तो A2 प्लस फैमिली लेबर को मिलाकर उसके अंदर 50% जोड़कर दे दो। मान लो किसी किसान को गेहूं उगाने में इन दोनों का खर्चा हुआ 100 रुपए, ठीक है, 50 रुपए के फर्टिलाइजर ये यूज कर दिए, 50 रुपए उसने अपनी फैमिली की लेबर लगा ली। तो स्वामीनाथन जी का कहना है कि भाई इसमें 50 रुपए और जोड़कर तुम उसको 150 रुपए दे दो। लेकिन सरकार कितना देती है? सरकार कहती है नहीं, मैं तो 10 रुपए जोड़कर 110 रुपए दूंगा, ठीक है। उधर से WTO कहता नहीं नहीं तुम 105 ही रुपए दो। तो बात समझ में आ रही है पूरा मैटर क्या है? तो इसीलिए कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है पूरा कि नहीं हमें उतना चाहिए, ठीक है। और हालांकि अगर देखा जाए तो वो होना भी चाहिए, नहीं भी होना चाहिए, क्योंकि दुनिया के अंदर चीज़ों के रेट बढ़ जाएंगे। जो गरीब देश हैं, जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं, जो गरीब देश है, जो बाहर से खाना आता है उन्हीं पर निर्भर रहते हैं, डिपेंड रहते हैं, उन तक पहुँचते पहुँचते महंगा हो जाएगा। जैसे मान लो किसान से किसी बड़े आदमी ने खरीदा, है ना, अडानी अंबानी किसी ने खरीदा, किसान से ले लिया 2000 पे, उसने अपने उसमें रख दिया बेचने के लिए मॉल के अंदर, रिलायंस इंडस्ट्रीज में, रिलायंस मॉल में, तो उसने कह दिया 5000 में। अब वही 2000 का 5000 में मुझे मिल रहा है, अगर मैं डायरेक्ट किसान के पास चला जाता तो मुझे 2000 में मिल जाता। तो ये जो बेनिफिट है, ये जो बड़े लोगों को देना चाहते हो वो बेनिफिट तुम डायरेक्ट किसान को क्यों नहीं दे देते? उसी का MSP बढ़ा दो। बात समझ में आ रही है? ये पूरा मैटर चल रहा है, ठीक है। तो कितनी फसलों को MSP दिया जाता है? तो सिंपल याद रखना, 23 क्रॉप्स को MSP दिया जाता है, जिसमें 7 प्रकार की दालें हैं, उसमें 5 दाल हैं, 7 सेरेल है, 7 उसमें ऑयल सीड्स हैं, 4 उसमें कमर्शियल क्रॉप है, ठीक है। और याद रखना ये मैटर क्या है, जब ये पैसा देने की बात आती है तो स्टेट जो आता है ना, वो सारे स्टेट ऐसा नहीं करते हैं, तो बहुत ज्यादा दिक्कतें भी देखने को मिलती हैं। इसलिए आपने देखा होगा हरियाणा और राजस्थान के लोग ज्यादा इसके अंदर प्रोटेस्ट करते नजर आते हैं, ठीक है। और एक फैक्ट ये भी है कि क्योंकि हरियाणा और राजस्थान के अंदर, हरियाणा और पंजाब के अंदर लोगों के पास पॉपुलेशन कम है वहाँ, और वहाँ पे जो जमीन है वो ज्यादा है, तो उनको ज्यादा बेनिफिट हो सकता है अगर ये होता है तो। वो बात की बातें हैं। आपसे पूछेगा कौन इस बात को डिसाइड करता है कि यहाँ पर हमारे यहाँ पर MSP बढ़नी चाहिए? न्यूज क्या थी? न्यूज ये थी कि जो आपका वो होता है जूट होता है, उसके ऊपर 315 रुपए क्विंटल बढ़ा दिए, तो जूट का जो रेट है वो कितना हो चुका है? तो 5650 पर क्विंटल हो चुका है, ठीक है। लेकिन आपको याद होना चाहिए व्हाट इज MSP, हु डिसाइड द रेट्स इन MSP? तो याद रखना CCEA, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स डिसाइड द MSP रेट्स, ठीक है। सिंपल सा याद रखना, ठीक है। और ये थोड़ा सा बेसिक डाटा है, इसको जस्ट पढ़ लेना था। MSP इज फिक्स्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द CACP, ठीक है। और अगर आपसे पूछे और FCI क्या करता है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, मुझे बताना बना कब था फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया? इट इज अ नोडल एजेंसी दैट अंडरटेक्स प्रोक्योरमेंट ऑफ द क्रॉप्स। और CACP कब बना था? तो याद रखना 1965 में बना था। हेडक्वार्टर कहाँ पे बताने की जरूरत नहीं है, दिल्ली के अंदर, ठीक है। सिंपल सा पढ़ के छोड़ देना। नेक्स्ट आते हैं गांधी एंड रिफ्लेक्शंस ऑन द आइडिया ऑफ इंडिया पास्ट एंड प्रेजेंट। समझना, two writers engage with Gandhi and his fertile world of ideas and actions to understand the forces that have shaped contemporary India. Both Krishna Kumar and Vivek Dhariswar reveal to readers how Gandhi offers rich conceptual resources to reflect on the present. मतलब एक बुक है जिसके बारे में इन्होंने इसके अंदर लिखा है कि इसके अंदर an illuminated installation of Mahatma Gandhi in Belgavi, कर्नाटका, ठीक है। बेलगाम वही है जो मैंने कहा था गांधी जी ने प्रेसिडेंटशिप की होती है, ठीक है। तो जस्ट आपके रेफरेंस के लिए इस आर्टिकल को पढ़ लेना, आपको कुछ ना कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा कि गांधी जी के क्या आइडियाज थे जो आज भी काम आ रहे हैं, पहले भी काम आ रहे थे, आगे भी आने वाले हैं। और मैंने कहा था, आइंस्टाइन ने एक बार कहा था कि दुनिया कभी विश्वास नहीं करेगी कि इस हार्ड और इस मास का आदमी कभी इस धरती पर चलता था।
और सुभाष चंद्र बोस जी ने क्या कहा था? सुभाष चंद्र बोस जी का पराक्रम दिवस भी है, तो याद रखना उन्होंने क्या कहा था। तो उन्होंने महात्मा गांधी जी के लिए एक बात कही थी, क्या कही थी? तो याद रखना, गांधी जी इज नोन एज द फादर ऑफ नेशन। ठीक है, गांधी जी को क्या कहते हैं? राष्ट्रपिता, फादर ऑफ नेशन। और इनको कहा किसने था? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। कब? इनको एक दिन ऑल इंडिया रेडियो के ऊपर उन्होंने बोला था क्या? कि महात्मा गांधी इज द रियल फादर ऑफ नेशन। और तभी से गांधी जी को क्या कहना कहा जाने लगा? फादर ऑफ नेशन, यानी कि उनको तभी से बापू कहा जाने लगा। ठीक है, सिंपल सा याद रखना। समझ में आ रही बात? जस्ट इसको पढ़ लेना, गांधी जी के बारे में कई बार हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। इज द गवर्नमेंट एनकरेजिंग क्रॉसपैथी? व्हाट इज क्रॉसपैथी समझना। देखो, मान लो मैं डॉक्टर बन गया पढ़ लिख के, एमबीबीएस करके ना, नीट क्लियर कर गया। ठीक है, हालांकि पेपर लीक नहीं हुआ उस बार। ठीक है, और मैं बन गया। अब सोचो मैं डॉक्टर हूं एलोपैथी का। ठीक है, और तुम मेरे पास आते हो भी मरीज बन के, और मैं तुम्हें एलोपैथी के साथ साथ कहता हूं यार होम्योपैथी की दवाई भी ले ले, काम कर जाएगी। एक काम करो, आयुर्वेद की दवाई भी ले लो, आयुष जो बोला जाता है ना, यूनानी दवाई भी ले लो। तो क्या बात सही है क्या? नहीं, क्योंकि सभी के काम करने का तरीका अलग है। याद रखना, देखो एक लाइन में समझना, बीमारी एक है। ठीक है, एलोपैथी भी उसका सॉल्यूशन देता है, होम्योपैथी भी उसका सॉल्यूशन देता है, यूनानी भी उसका सॉल्यूशन देता है, आयुर्वेदा भी उसका सॉल्यूशन देता है। चारों की चारों दवाइयां उस पर काम करेंगी, वो बीमारी ठीक हो जाएगी डेफिनेटली। बट द वे ऑफ एक्टिंग, यानी कि जो एक्शन होता है, जो काम होता है, वो चारों का अलग है। तो अगर मुझे एलोपैथी की दवाई दी जा रही है तो मुझे साथ में होम्योपैथी की दवाई देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए, इस बात का डिसीजन एलोपैथी वाला नहीं ले सकता। बिकॉज उसको पता ही नहीं है कि कैसे ये जो मेडिसिन सब वर्क करती है, काम करती हैं। बात समझ में आ रही है? अब कहोगे सर ऐसा क्या है? ऐसा देखो, हुआ क्या था एक बार, 1996 का एक केस है, समझना। 1996 का पूनम वर्मा वर्सेस अश्विनी पटेल एंड अदर्स। हुआ क्या था एक्चुअल में, एक बंदा था, उसको होम्योपैथी के उसका एलोपैथी का ट्रीटमेंट चल रहा था, और होम्योपैथी के डॉक्टर ने क्या किया, उसको एलोपैथी की दवाई रिकमेंड कर दी, और उस भाई की होगी डेथ, उनका हो गया स्वर्गवास, चले गए वो। अब मैटर आ गया कि यार ये तो गलत बात है। तो याद रखना, होम्योपैथी के डॉक्टर्स को एक अलग से कोर्स करना पड़ता है, उसके बाद ही वो एलोपैथी की दवाइयों को रिकमेंड कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। मैंने कहा ना, कोर्स ऑफ एक्शन अलग होता है, समझ गए? तो 1982 के अंदर क्या हुआ था, ये सर्टिफिकेशन कोर्स बंद कर दिए गए थे, पहले चलते थे। ठीक है, 1996 के अंदर ये केस हो गया, फिर इनको कंप्लीटली बंद कर दिया गया। 2017 में याद रखना, इन 2017 जो आपका महाराष्ट्र है, उस महाराष्ट्र के महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन ने दोबारा से इसको अलाउ कर दिया, क्रॉसपैथी को। व्हाट इज क्रॉसपैथी समझ गए क्या? एलोपैथी प्लस होम्योपैथी बन गया क्रॉसपैथी। समझ में आ गई होगी बात? तो क्या क्रॉसपैथी अलाउ होनी चाहिए? क्या सरकार को इसको एनकरेज करना चाहिए? तो डेफिनेटली इसको एनकरेज करना चाहिए। क्यों? आप समझ जाओगे एक लाइन के अंदर, क्योंकि हमारे यहां पर शॉर्टेज है किसकी? स्पेशलिस्ट की। 2022 की एक रिपोर्ट आई थी, लास्ट टू लास्ट ईयर मैंने पढ़ाया था, द हिंदू में भी आया था उस समय। 2022 की रिपोर्ट थी, 2023 में हमने पढ़ा था कि इंडिया में 13 लाख एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं, 5.65 लाख आयुष डॉक्टर्स हैं। उसके बाद भी है ना, ऑल्दो रादर देन जो भी आप कहना चाहो, है ना, नियरली 80% शॉर्टेज है किसकी? स्पेशलिस्ट डॉक्टर की, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में। बात समझ में आ रही है? तो क्यों ना ऐसा किया जाए, एलोपैथी वाले को एक कोर्स करा दिया जाए, छोटा सा, 1-2 साल का, और उसको भी कह दो भाई तुम भी उसको होम्योपैथी वाले को कोर्स करा दिया जाए, और उससे कह दो कि तू भी एलोपैथी की दवाई दे ले। बात समझ में आ रही है? तो ये जो मैटर होगा उसे क्या कहा जाएगा? क्रॉसपैथी। बात समझ में आ रही है? तो आई थिंक 2-4 बातें आप समझ गए होंगे। ऊपर से फिर वही बात आ जाती है कि जो हेल्थ है, हेल्थ मेरा क्या है? फंडामेंटल राइट है। ठीक है, सिंपल सा पढ़ लेना। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसको चैलेंज किया था, ठीक है, महाराष्ट्र ने इसको दोबारा से अलाउ कर दिया है। तो क्या हमारी सरकार को करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? अगर होगा तो दोबारा हम इसको पढ़ लेंगे। ठीक है, सिंपल सा याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट। The oligarchy of we see today. What is oligarchy? क्या होता है oligarchy? सिंपल से याद रखना, ओलिगार्की का मतलब ये होता है कि एक ग्रुप ऑफ पीपल, रिच पीपल, है ना, कंट्रोल्स द ऑर्गेनाइजेशन और द कंट्री। यानी एक अमीर लोगों का ग्रुप है जो किसी देश को चला रहा है। तो क्या हमारे इंडिया में, क्या हमारी दुनिया में ऐसा हो रहा है? बहुत ही अच्छा आर्टिकल है, इसको अच्छे से पढ़ लेना। तानु विश्वास ने लिखा है, ठीक है, पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा, हाँ ऐसा है। समझना,
डेफिनेशन ऑफ ओलिगार्की का मतलब होता है, एक एरिस्टोटल आप जानते होंगे, शायद सभी जानते होंगे, उन्होंने कहा था द रूल ऑफ वेल्दी फ्यू फॉर करप्ट पर्पसेस कंट्रास्टिंग विद द एरिस्टोक्रेसी। मतलब कि जो करप्ट लोग हैं उनके द्वारा, जो उनका ग्रुप है उनके द्वारा किसी देश को रूल करना। तो क्या इंडिया उधर बढ़ रहा है, क्या दुनिया उधर बढ़ रही है? देखो सिंपल समझना, कल को मान लो मोदी जी जो हैं, या छोड़ो कोई भी पीएम बनता है और वो सोचो किसी अमीर आदमी के इशारे पर चलता है, ठीक है, तो क्या ये सही बात है? क्या अमीर आदमी के इशारे पर चलना चाहिए क्या? तो बिल्कुल नहीं चलना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होगा, बेनिफिट सिर्फ किसको मिलेगा? उस ग्रुप ऑफ पीपल को मिलेगा। तो क्या दुनिया उधर लीड कर रही है? वही सब इसके अंदर जस्ट डिस्कस किया हुआ है, ठीक है, सिंपल सा पढ़ लेना, मीनिंग उसकी जस्ट ध्यान रखना, ठीक है, सिंपल तुम्हारे रीडिंग पर्पज के लिए इसको मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। जैसे रशिया, चाइना, फिलीपींस में यही हो रहा है, ठीक है, अमेरिका में भी पहले यही था, इसी वजह से 2008 में वहां पर इकोनॉमिकल क्राइसिस आ गए थे, वो भी देखने पड़े थे, वो सब बातें। An exit of the bluster. The rest of the world must reassess the US role in fighting climate change. ठीक है, हुआ क्या है, आप सभी ने पढ़ा होगा कि जो हमारा क्लाइमेट चेंज कितना तेजी से हो रहा है, टेम्परेचर कितना बढ़ता जा रहा है, 1.5 डिग्री को हम क्रॉस कर चुके हैं। आई थिंक आप लोगों ने पेरिस एग्रीमेंट भी पढ़ा होगा, आई थिंक आप लोगों ने क्योटो प्रोटोकॉल भी पढ़ा होगा। क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था? 1997 में। हम काफी बार पढ़ते हैं तो बस डिस्कस कर लेता हूं, ठीक है। कौन करता है? तो UNFCCC आपने पढ़ा होगा, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। कब बना था? 1992 में बना था। काम कब करना शुरू किया? 1994 में केम इनटू फोर्स। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो आप कहोगे सर हेडक्वार्टर इसका बोन में है, जो कि कहाँ पे है? जर्मनी में है, ठीक है। कितने इसके सिग्नेटरीज हैं? 198 कंट्रीज हैं। ये सारे मिलकर क्या करते हैं? हर साल कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज करते हैं, मिलते हैं, बैठते हैं, पार्टी करते हैं, मतलब कॉन्फ्रेंस करते हैं कि हमें कैसे एनवायरनमेंट को बचाना है। तो पहली बार कब हुआ था COP? तो 1995 में। कहां पर हुआ था? बर्लिन, आप जानते हो। इस बार का कहां पर हो रहा है? COP 29 तो बाकू अजरबैजान में हो रहा है, ठीक है। 1997 का कहां हुआ था? क्योटो में, जिसको क्योटो प्रोटोकॉल कहा था, जिसमें हमने क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स पर बैन लगा दिए थे। उसके बाद 2015 में कहां पर हुआ था? पेरिस में, जिसको पेरिस एग्रीमेंट नाम दिया था, जिसमें हमने टारगेट बनाया था कि टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस से बिलो रहना चाहिए, लेकिन ये ऊपर चला गया तो ये फेल हो गया, ठीक है। तो अमेरिका जो है उसने क्या किया था, जब ट्रंप पिछली बार प्रेसिडेंट बने थे तो उन्होंने विड्रॉ कर लिया था। उनका कहना था कि हम नहीं करेंगे, ठीक है। अब समझना एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है ना। अब दोबारा से ट्रंप जी आ गए, बाइडेन जी ने ज्वाइन कर लिया, ट्रंप जी फिर आ गए, उन्होंने फिर विड्रॉ कर लिया। इनका कहना है कि अमेरिका उतना पोल्यूशन नहीं कर रहा, अमेरिका इतना नहीं कर रहा जितना अमेरिका पे करता है इसके अंदर, तो मैं इसमें पेमेंट नहीं करूंगा, मैं तो इससे निकल रहा हूं। बात समझ में आ रही है? अब एक बात समझना, अमेरिका ने इतने रिसोर्सेज उसके पास, इतना उसने कमा लिया, इतना उसने अच्छे अच्छे हॉस्पिटल बना लिए, हर एरिया में डेवलपमेंट कर लिया, खूब पोल्यूशन कर दिया, जो हमारी अर्थ है उसके टेम्परेचर को जितना बढ़ाना था बढ़ा दिया। अब वो कहता है कि मैं इतना पोल्यूशन नहीं करता हूं, मैं इतने पैसे नहीं दूंगा। जो दूसरे देश है ना वो देंगे, जो डेवलपिंग कंट्रीज। अब इंडिया कहता है कि भाई मैंने तो अभी तो पैरों पे खड़ा हुआ हूं, मैं अभी तो डेवलपमेंट शुरू किया है मैंने, और तुम चाहते हो कि आज ही मैं ये सब बंद कर दूं, तो हमारा तो डेवलपमेंट हो ही नहीं सकता, हम तो वहीं रुक जाएंगे। तो हम तो डेवलपमेंट हो करना चाहते हैं। अमेरिका कहता है तुम्हें करना है तो करो, मैं पैसा नहीं दूंगा इसको कंट्रोल करने में। बात समझ में आ रही है? तो अमेरिका उससे क्या कर लिया? दोबारा से विड्रॉ कर लिया। करने की बात हो रही है, जो भी बात समझ में आ रही है तो सिंपल सा याद रखना, ठीक है। मतलब अमेरिका अपना पेट भर के बैठा है, हमने अभी अभी खाना शुरू किया है। अमेरिका कहता है कि अब अगर तुमने डकार ली तो तुम्हारे ऊपर टैक्स लगा दिया जाएगा। बात समझ में आ रही है? और वो खा पी के बढ़िया घूम रहा है, ठीक है। तो कुछ कुछ ऐसी सिचुएशंस है, ठीक है। तो सिंपल सा याद रखना। जैसे ग्रीन हाउस गैसेस के एमिटर्स की बात करें तो चाइना, USA और इंडिया, ये टॉप 3 ग्रीन हाउस गैस एमिटर्स हैं, ठीक है। 42.6% टोटल एमिशंस जो है ना वो कौन करता है? आपके ये तीनों देश करते हैं, ठीक है। और अमेरिका उससे हाथ पीछे करने की कोशिश कर रहा है, और कुछ भी नहीं, ठीक है। सिंपल सा याद रखना। नेक्स्ट चलते हैं। चेंज डायनेमिक्स, ठीक है। ट्रम्प दोबारा आ गए हैं तो उन्होंने कुछ चीज़ें बदलने की बात की है, तो आई थिंक डिस्कस कर लिया हमने काफ़ी बार। जैसे एनर्जी एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है, वो उन्होंने विड्रॉ कर लिया। ट्रेड एंड ग्लोबल टैक्सेस, उन्होंने कह दिया कि हम ब्रिक्स नेशन के ऊपर 100% टैरिफ लगा देंगे। ये हम पढ़ चुके हैं, क्योंकि ब्रिक्स जो कंट्रीज थी उन्होंने पिछले साल सोचा था ब्रिक करेंसी बना लें, डॉलर को काउंटर कर लें। इन्होंने कहा अच्छा डॉलर को काउंटर करोगे, डबल टैरिफ देना पड़ेगा अगर मेरे देश में ट्रेड करने की कोशिश की। तो वो सब मैटर चल रहा है, काफी दिन चलता रहेगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी छोटे छोटे आर्टिकल्स है, बड़े बड़े आर्टिकल्स आएंगे। अगर बंद कर दिया
तो नहीं किया तो भी, ठीक है। इमिग्रेशन एंड बॉर्डर कंट्रोल आपने पढ़ा ही होगा कि H1B1 जो वीजा है उसको H1B वीजा कैंसिल कर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद सिटीजनशिप बाय बर्थ उन्होंने कैंसिल कर दिया है, ठीक है, कि अगर आप किसी दूसरे देश के रहते देश के और आप चले गए अमेरिका और अमेरिका में बच्चा पैदा हो गया तो ऑटोमेटिकली बच्चा अमेरिका का हो गया, तो ये भी उन्होंने अब खत्म कर दिया, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, धीरे धीरे याद रखना, ठीक है। पुटिंग नाटो अलाइज ऑन द नोटिस, उन्होंने उसको भी कह दिया है, क्या नाम है उसका, नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इट वाज फॉर्म्ड इन 1949, ठीक है। कितने देश है इसमें, 32। रशिया यूक्रेन का मैटर आई थिंक आप जानते होंगे, तो उसके अंदर उन्होंने कह दिया कि ये सब बंद किया जाए, तो सब नीच में चल रहा है, ठीक है। हम आगे बढ़ जाते हैं। China's moves must recast India's critical mineral push। देखो व्हाट इज क्रिटिकल मिनरल पुश, क्रिटिकल मिनरल पुश ये है, क्रिटिकल मिनरल वो होता है जो हमारे देश के डेवलपमेंट के लिए एसेंशियल है लेकिन हमारे पास नहीं है। जैसे वी वांट टू अडोप्ट 100% ईवी, ठीक है, ई व्हीकल्स पे आना चाहते हैं, बट प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास बैटरीज नहीं है, लिथियम आयन नहीं है, वो हमें चाइना से लेना पड़ता है, इसलिए तो महंगी चीजें मिलती है, गाड़ियां महंगी मिलती हैं। अब सोचो लिथियम आयन भारत में मिल जाए और हमें क्रिटिकल मिनरल हमारा ना रहे, हमें अवेलेबल हो जाए अच्छे से, तो हमारे यहाँ पर जो रेट है वो भी कम हो जाएंगे और हम सारी चीजें छोड़कर ई व्हीकल पे आ जाएंगे। तो वो मिनरल जो हमारे पास अवेलेबल नहीं है वो हमारा क्रिटिकल मिनरल है। तो इंडिया में एज ऑफ नाउ इंडिया हैज लिस्ट ऑफ 30 क्रिटिकल मिनरल्स, 30 क्रिटिकल मिनरल की लिस्ट है भारत में, 30 मिनरल जो क्रिटिकल है भारत में, ठीक है। अब चाइना के पास वो बहुत ज्यादा है। चाइना ने क्या किया, 2 जनवरी 2025 को चाइनाज मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एक्सपेंडेड इट्स एक्सपोर्ट कंट्रोल लिस्ट बाय इंक्लूडिंग 28 एंटिटीज फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स, इफेक्टिवली रिस्ट्रिक्टिंग देयर एक्सेस टू ए स्वाथ ऑफ आइटम्स क्लासिफाइड अंडर डुअल यूज एक्सपोर्ट कंट्रोल। उन्होंने उन सारे प्रोडक्ट के ऊपर रेस्ट्रिक्ट कर दिया जो पहले यूएस से आराम से खरीद पाता था, यानी कि जो क्रिटिकल मिनरल्स थे उसके लिए। देखो आज भी अगर देखोगे तो लिथियम आयन जैसे आप देखोगे एरोस्पेस में, सेमीकंडक्टर में, मैंने कहा था बैटरीज में है ना 90+% का रेशियो किसके पास है, चाइना के पास है, ताइवान के पास है। अब चाइना चाहे तो पूरी दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचा सकता है, हम नहीं नाचना चाहते। तो आप कहोगे नहीं नाचना चाहते तो क्या हुआ, पिछले साल आपने देखा होगा कि हमारे इंडिया के अंदर रियासी डिस्ट्रिक्ट जो है जम्मू कश्मीर की, उसके अंदर हमें 5.9 मिलियन मेट्रिक टन का क्या मिला था, स्टोरेज मिला था लिथियम आयन का। अब कहोगे सर 2 साल होने को आई उन बातों को, आज तक वो निकाला ही नहीं गया। कोई कंपनी बिड ही नहीं कर रही है उसको निकालने के लिए कि यार हम इस यहाँ से निकाल लेंगे, है वहां रिजर्व है, कोई निकालना नहीं चाहता, एक्सट्रैक्ट नहीं करना चाहता। तो हमारी सरकार के पास भी बहुत सी कमियां हैं कि हमारी जो प्राइवेट कंपनी जो क्यों नहीं आगे आ रही है, उनको आगे आना चाहिए। और इन क्रिटिकल मिनरल्स को खत्म करने के लिए हमारी सरकार ने भी एक कंपनी बना रखी है। आपसे पूछेगा गवर्नमेंट की कौन सी कंपनी है, तो नाम याद रखना, उसका नाम क्या है, काबिल। व्हाट इज काबिल, खानजी विदेश इंडिया लिमिटेड। खानजी विदेश इंडिया लिमिटेड, दैट इज काबिल, इज इंडियन गवर्नमेंट की कंपनी है जो दूसरे देशों में जाकर क्या करती है, वहां पर क्या बोलते हैं, जैसे मान लो ऑस्ट्रेलिया गए, ऑस्ट्रेलिया में मान लो फॉर एग्जांपल आयरन निकल रहा है, तो वहां पर उसको लीज पर ले लिया उसको ठीक है माइन को, और वहां से निकाल के इंडिया में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये काम कौन करेगी, काबिल। बात समझ में आ रही है? जैसे चाइना पहले करता था, दूसरे देशों में जाके निकाल लिया, एक्सट्रैक्ट कर लिया और अपने यहाँ प्रोडक्शन करता था, दूसरे देशों में उस प्रोडक्ट को बेचता था। तो वो अभी इंडिया भी करने लगा, तो धीरे धीरे इंडिया समझ रहा है, ठीक है। तो सिंपल सा याद रखना, ठीक है। अगर बात की जाए काबिल किस का वेंचर है, तो याद रखना नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड नाल्को, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड HCL, एंड मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड MECL, एंड द सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज CPSCs अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, ये काम करता है। सिंपल सा याद रखना, ठीक है। और अगर बात की जाए क्रिटिकल मिनरल्स, तो भारत के लिए कितने हैं, 30 हैं, ठीक है। उनकी लिस्ट यहाँ पर बनी हुई है, ठीक है। हालांकि अगर पूछेगा तो याद भी नहीं रहेंगे, जस्ट याद कर लेना अगर हो सके तो, ठीक है। सिंपल याद रखना। एक प्रो इनिशिएटिव स्टार्ट किया था MSP, ये वो MSP नहीं जो अभी हमने पढ़ा था, मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप। मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप कब बना था, जून 2020 में, और इट वाज लीड बाय, कौन लीड कर रहा था इसको, USA। इसमें टोटल मेंबर है 14 जो नंबर पे वो इंडिया ही ऐड हुआ है इसमें, ठीक है। ये वो देश हैं जिन देशों ने अपने अपने क्रिटिकल मिनरल्स की लिस्ट बना रखी है, और अगर इन देशों के ग्रुप में किसी के पास एक वो है जो दूसरे के क्रिटिकल मिनरल की लिस्ट में नहीं है, तो वो उसका ट्रेड स्टार्ट कर दे ताकि उसकी क्रिटिकल मिनरल की लिस्ट खत्म हो सके, ठीक है।
जैसे हमने पढ़ा होगा गगनयान ऊपर जाएगा ना, ऐसे एक समुद्रयान भी है जिसमें हम क्या करेंगे, जैसे मान लो ये मेरा इंडिया है, तो इंडिया के यहां पर तो मुझे कुछ नहीं मिल रहा, तो ये जो इलाका है अरेबियन सी और ये जो इलाका है बे ऑफ बंगाल, ये भी तो कुछ लिमिट तक मेरा ही है। पढ़ा होगा आपने इकोनॉमिक जोन है ना, ये सब तो कॉन्टाजियस जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो सिंपल याद रखना कि हमारा इंडियन ओशियन में या हमारे बे ऑफ बंगाल में अरेबियन सी में लगभग 6000 मीटर, ठीक है, यानी कि 6 किलोमीटर तक हम नीचे जाएंगे, सर्च करेंगे फॉर द क्रिटिकल मिनरल्स, और उस मिशन को नाम क्या दिया हमने, समुद्रयान नाम दिया। क्या नाम दिया है, समुद्रयान। जब जाएगा तब हम इसको दोबारा पढ़ लेंगे अच्छे से, जस्ट अनाउंस्ड है, ठीक है। और इसमें जो सबमर्सिबल हम यूज करने वाले हैं उसका नाम क्या है, तो याद रखना उसका नाम है मत्स्य 6000। क्या नाम है, मत्स्य 6000, ठीक है। 6000 किलोमीटर मत कर देना क्योंकि इतना तो कोर में चले जाओगे तुम। इट्स रशियन रोलेट इन द स्काईज। देखो है क्या, बहुत अच्छा आर्टिकल है। रशिया जब मन करता है ना, जिसको मन करता है हवा में उड़ा देता है। तो एक डिपार्टमेंट है, सिंपल याद रखना, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। This International Civil Aviation Organization was formed in 1947 after the Chicago Convention and Chicago Convention was held in 1944. इसके बाद 1947 में इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन बना था, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल, कनाडा, ठीक है, सिंपल सा याद रखना। इसने क्या किया है, इसने कहा है कि ओवर 70 years ago इयान फ्लेमिंग क्रिएटेड द फिक्शनल कैरेक्टर ऑफ ए सीक्रेट सर्विस एजेंट कॉल्ड जेम्स बॉन्ड, कोड नेम 007। और ये जो कोड नेम 007 था, इसी के नाम की कोरियन एयरलाइन जेट थी 1983 में, उसको जो कि आपकी न्यूयॉर्क से सियोल जा रही थी, उसको रशिया के जो सुखोई फाइटर प्लेन था उसने उड़ा दिया। ऐसे बहुत सारे केस हुए हैं मिस आइडेंटिफिकेशन के, जैसे जुलाई 3, 1988 को ईरान की एयरप्लेन थी फ्लाइट 655, इसको शॉट डाउन कर दिया था यूनाइटेड स्टेट के नेवी वारशिप ने, 290 लोग मारे गए थे इसके अंदर। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, जैसे अभी अजरबैजान में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ठीक है, अभी आपका रशिया यूक्रेन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो इन दिनों के अंदर अंदर ही क्या हुआ, उसके अंदर लगभग 500 से ज्यादा लोग उसमें मारे जा चुके हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो ये जो डेथ हो रही है, ये जो दिक्कतें हो रही है, किसकी वजह से हो रही है, हु इज रिस्पॉन्सिबल। तो कहीं ना कहीं जो आपका इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है, उसको इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि भाई जहां वार हो रहे हैं वहां पर हवाई जहाज को, एरोप्लेन को ना उड़ाया जाए। बात समझ में आ रही है। तो उसी को हाईलाइट करते हुए ये पूरा का पूरा एक एडिटोरियल लिखा हुआ है, आप पढ़ोगे तो अच्छा एडिटोरियल, आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हो। जैसे मलेशिया एयरलाइन फ्लाइट थी MS-17 2014 में, उसमें 298 डेथ हो गई थी, ठीक है। अगर बात करें इंडिया में कौन रेगुलेट करता है कि भाई यहाँ से उड़ेगी फ्लाइट, यहाँ से नहीं उड़ेगी, कौन मैनेज करता है, तो याद रखना DGCA, डायरेक्टर जनरल ऑफ द सिविल एविएशन। इट वाज फाउंडेड इन, मुझे बताना किस ईयर में ये बना था, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यू दिल्ली। मिनिस्ट्री कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। ये आपका घर का क्वेश्चन है, इसलिए नहीं लिखा गया यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट, भार्गवास्त्र माइक्रो मिसाइल्स रेडी टू फायर। सिंपल से याद रखना, इकोनॉमिक टाइम्स की एक न्यूज है। भार्गवास्त्र जो है आपका DRDO के अंदर, आप इसको लिंक कर सकते हो, ठीक है। एक सिंपल से एक मिसाइल बनाई गई है जो कि फर्स्ट माइक्रो मिसाइल सिस्टम है इंडिया का, भारत का सबसे पहला माइक्रो मिसाइल सिस्टम है जो स्वार्म ड्रोन्स को काउंटर करने के लिए बनाया हुआ है। व्हाट आर द स्वार्म ड्रोन्स, तो याद रखना स्मार्ट वार फाइटिंग एरे ऑफ द रिकॉन्फिगर्ड मॉड्यूल्स, ठीक है। जो लड़ाइयां होती हैं उसके अंदर छोटी छोटी मिसाइलें छोड़ने के लिए हमने क्या किया, भार्गवास्त्र लॉन्च किया। तो आपसे रिसेंटली भार्गवास्त्र वाज सीन इन द न्यूज, व्हाट इज दिस, तो याद रखना क्या है, किसने बनाया है, तो कंपनी का नाम है इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड। कितने टारगेट को हिट कर सकता है, लगभग 2.5 किलोमीटर तक हिट कर सकता है और एक बार में 64+ मिसाइलें छोड़ सकता है, ठीक है। तो रिसेंटली हमारे लिए अच्छी अचीवमेंट है, तो इसको सिंपल वन लाइनर के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, WEF भी न्यूज में है क्योंकि इसकी मीटिंग चल रही है। WEF क्या है, तो याद रखना वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इट वाज फाउंडेड इन 1971। इट वाज फाउंडेड बाय क्लाउस शेवाब, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो सिंपल याद रखना स्विट्जरलैंड में, ठीक है। और इसकी मीटिंग कहां पर हो रही है, अभी डावोस के अंदर इसकी मीटिंग हो रही है, ठीक है। आपसे पूछेगा पहले इसका नाम क्या था, तो यूरोपियन मैनेजमेंट फोरम था। अभी इसका नाम क्या है, तो इसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कहते हैं। इसकी रीनेम कब हुआ था, ये 1985 में। आपने बहुत सारे रिपोर्ट पढ़ी होंगी, जैसे वर्ल्ड जेंडर गैप रिपोर्ट कौन प्रोड्यूस करता है, कौन बनाता है, तो याद रखना WEF।
तो ये 6 रिपोर्ट बनाता है। इन 6 की 6 रिपोर्ट को अच्छे से लिख लेना, कई बार इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुके हैं कि कौन सी रिपोर्ट कौन बनाता है, ठीक है। तो सिंपल याद रखना है क्या, कब बना था, किसने बनाया था, अभी इसकी मीटिंग चल रही है तो ये न्यूज में है, ठीक है। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट ये बनाता है, ग्लोबल आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिपोर्ट ये बनाता है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट ये बनाता है। बताना मुझे भारत का जेंडर गैप में व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन जेंडर गैप, ये आप मुझे कमेंट करके बताना। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट ये बनाता है, ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म ये भी मुझे बताना भारत की कौन सी रैंक है इसमें, ठीक है। ग्लोबल इनेबलिंग ट्रेड रिपोर्ट भी ये बनाता है। तो 6 रिपोर्ट किसके द्वारा पब्लिश होती है, WEF, ठीक है, सिंपल सा याद रखना। Why neutral experts decision on IWT is a win for India? देखो आपने पढ़ा होगा इंडस वाटर ट्रीटी है ना, इंडस वाटर ट्रीटी जो है सिंपल याद रखना कब हुई थी, इंडस वाटर ट्रीटी। बेसिकली 6 नदियां हैं, काफी बार हमने डिस्कस किया है। सबसे पहले कौन सी, इंडस, उसके बाद झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, और ये सारी की सारी नदियां जाती हैं पाकिस्तान में। तो सारा पानी पाकिस्तान चला गया तो भी दिक्कत है, और सारा भारत रह गया तो भी दिक्कत, और फिर ये चली जाती है अरेबियन सी में, ठीक है। तो सिंपल याद रखना ऊपर की 3 नदियों का पानी जो है 80% पानी जो है वो यूज कौन करेगा, पाकिस्तान, और 20% पानी यूज कौन करेगा, इंडिया, ठीक है। और नीचे की 3 नदियां हैं रावी, ब्यास और सतलुज, इसका 80% पानी कौन यूज करेगा, इंडिया, और इसका 20% पानी कौन यूज करेगा, तो वो यूज करेगा पाकिस्तान। ये ट्रीटी हुई थी 1960 में, जिसे हम कहते हैं इंडस वाटर ट्रीटी, ठीक है। और इट वाज मीडिएटेड बाय वर्ल्ड बैंक, इसको किसने मीडिएट किया था, तो वर्ल्ड बैंक इसका मीडिएटर था, याद रखना, ठीक है, जो कि 1944 में बना है। बात समझ में आ रही है, तो ठीक है। तो अभी क्या हुआ, द न्यूट्रल एक्सपर्ट अपॉइंटेड बाय द वर्ल्ड बैंक अंडर द टर्म्स ऑफ द इंडस वाटर ट्रीटी हैज डिसाइडेड दैट ही इज competent to adjudicate on the differences between India and Pakistan regarding the design of 2 hydroelectric projects in Jammu and Kashmir, ठीक है, vindicating New Delhi's long held position। तो उसने उसके लिए मना कर दिया है, ठीक है, न्यूट्रल रहा उसके ऊपर, उसने कुछ नहीं कहा बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, क्योंकि हम उसके ऊपर क्या बना रहे थे, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बना रहे थे, समझ गए। अगर बनता है दोबारा न्यूज में आएगा, कौन उसको मीडिएट करेगा, केस कौन लड़ेगा, तो याद रखना हम अगर आपस में लड़ते हैं तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट है, 2 देश अगर आपस में लड़ते हैं तो कौन होता है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है, ICJ, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो याद रखना सिंपल सा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे बना हुआ है, तो आपका इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यूयॉर्क नहीं, ठीक है, चलो मुझे बताना इस कमेंट करके इसका हेडक्वार्टर कहाँ बना हुआ है। ICC का हेडक्वार्टर भी सेम जगह पर बना हुआ है, ठीक है, ठीक है। कब बना था, 1945 में, जब हमारा क्या बना था, यूनाइटेड नेशन। ये बेसिकली यूनाइटेड नेशन का क्या एक पार्ट है, 6 मेजर ऑर्गन्स में से एक उसका पार्ट कौन है, आपका ICJ। फर्स्ट जज कौन थे इसके इंडिया की तरफ से, तो याद रखना BN राव, बेनेगल नरसिंह रामाराव, ठीक है, 1951 में सेलेक्ट हुए थे। आज के दिन इंडिया की तरफ से इसमें कौन है, तो याद रखना दलवीर भंडारी, ठीक है। कितने दिन का टेन्योर होता है इसका, तो सिंपल सा याद रखना इसका टेन्योर होता है आपका बेसिकली 9 साल का टेन्योर होता है, ठीक है। 2-4 बातें सिंपल से याद रखना, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, दोबारा न्यूज में आएगा तो पढ़ लेंगे, ठीक है, क्योंकि हम उसके ऊपर क्या बना रहे थे, डैम्स बना रहे थे। अगर डैम बना रहे थे, वेदर द पॉन्डेज प्रोवाइडेड इन द 2 डैम्स डिजाइंस मीट रेस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड बाय द IWT, वेदर द इनटेक्स फॉर द टर्बाइंस प्रोवाइडेड इन डिजाइन आर इन अकॉर्डेंस विद IWT, ठीक है। बेसिक क्या है समझना, हम उसके ऊपर डैम बना रहे हैं और डैम बना रहे हैं, तो हमारा जो आपका जो इंडस वाटर ट्रीटी के जो अथॉरिटीज हैं उन्होंने कुछ नहीं कहा, दे आर जस्ट न्यूट्रल, ठीक है। पाकिस्तान उसका अपोज कर रहा है, पाकिस्तान 2-3 बार कह भी चुका है कि इसकी दोबारा से क्या बनाई जाए, मीटिंग बनाई जाए, इसके दोबारा से रिवाइज किया जाए, ठीक है। तो ये काफी बार न्यूज में आता रहता है, तो सिंपल याद रखना ऊपर की 3 नदियां, पाकिस्तान के पास 80% पानी, 20% पानी भारत के पास, नीचे की 3 नदियां 80% पानी भारत के पास, 20% पानी पाकिस्तान के पास, ठीक है। ये क्या था, इंडस वाटर ट्रीटी। एक ICC होता है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, वो 1998 में बना था, ठीक है, सिंपल से याद रखना। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। आई थिंक आज के लिए इतना ही था। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप आकर पूछ सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं दोबारा से। ओके, बाय बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।